इलाहाबाद में आपने काफ़ी वक्त बिताया है। जी जी जी। कुछ इलाहाबाद की कोई याद, कोई ऐसी कोई इंसिडेंट, कुछ जुमले, कुछ शब्द, वहाँ का टोन? सर इलाहाबाद क्या पूरा उत्तर प्रदेश ही वैसे तो हमारे लिए हाँ। अपना घर है। जहाँ गए, जहाँ की जो भाषा और वहाँ की जो शैली है, भाषा से भी ज़्यादा जो शैली है, जो भाषा को रोचक बना देती है, तो वही मैं आपसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि इलाहाबाद में अपने बचपन के समय की बातें। तो उस वक्त हम कहीं रहते थे, तो एक हमारे घर के सामने एक भाभी जी रहती थी, तो वो अवधि में बात करती थी, भैया कैसे न हो। तो हम कह रहे भाजी ठीक है। तो वो बड़ी गोरी थी और उनको बेचारी को थोड़ा सा चेचक का दाग था उनके चेहरे पे। तो लेकिन मैं वो बहुत मुझे प्यार करती थी, और मैं तब मेरी उम्र मुश्किल से 11-12 साल रही होगी। तो एक दिन हम मजाक में उनसे कहे कि भाजी तुम्हारा रंग तो इतना, तुम तो इतनी गोरकी हो कि हम सोच रहे ये जो पावरोटी है तुमरे लगाए ले तुम्हारे हाथ पे और खाए ले, मक्खन की जरूरत है ना। तो इतनी खुश हो गया, भैया का बताई चेचकवा हमारा रूप ले लीस। नहीं, तुम्हारे लिए गुजिया रखी है, ले लियो भैया शाम को आए के। तो वो हर दिन मुझे कभी गुजिया दें, कभी गाजर का हलवा दें, और कभी कुछ मूंगफली ये सब दें। तो उनके साथ तो वो बात करते करते ऐसे ही हम लोग कर रहे थे। तो इसकी वजह से जो बात थी कि गानों में जो फोनेटिक्स आता है, उसकी वजह ये है कि तमाम तरह की जो उत्तर प्रदेश की जो शैली है, भाषा के साथ जो शैली है, वो मुझे सुनने का बड़ा मौका मिला। चाहे वो इलाहाबाद यानी आपका प्रयागराज, या कानपुर जहाँ हमारी ननिहाल है, कि हम कहीं रहे थे तुमसे, हाय दैया तुम हैं ये तो ये जहाँ हम कहीं रहे हैं तुमसे, अच्छा बनारस जक्का बाबू। तो वो सब जो शैली है, टोन है, उसका फोनेटिक्स जो है वो बड़ी मदद करता है। जब हम लोग सिनेमा में कोई काम करते हैं, चाहे गीत लिख रहे हो या गीतों में शब्दों को पिरो रहे हो जब धुन में, और या कोई डायलॉग लिख रहे हैं, तो वो उसमें कोलोकियलनेस, एक फोनेटिक्स आ जाता है। तो इसका बड़ा भारी श्रेय जो है हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को और उनकी शैली को है। इनफैक्ट जब मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहने गया, चाहे वो मुरादाबाद हो, बिजनौर हो, मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, या उसके बाद दिल्ली और बाद में मुंबई, हर शहर में लोगों के बोलने के अंदाज में एक शैली है। तो वो जैसे हमारे महानायक अमिताभ बच्चन साहब है, जब वो बात करते हैं तो वो एक इलाहाबादी टोन है उनके अंदर, तो वो लहजा है। तो उसकी वजह से वो इतने रोचक लगते हैं, जो उनकी बातचीत इतनी रोचक लगती है। तो वही आज आपके साथ वो सब पुरानी बातें शेयर कर रहे हैं, तो बड़ा मजा आ रहा है। और हम लोग मुंबई में बैठ के जो है वो उत्तर प्रदेश का आनंद ले रहे हैं। आप तो अमित जी से आपकी मुलाकात कभी नहीं? उनके साथ 3 फिल्में की है मैंने। तो उनमें तो मतलब इन बातों को लेकर कभी चर्चा हुई? इतनी चर्चा, हम भी इलाहाबादी और आप भी वो उनको बताया था कि सर मैं आपके शहर का हूँ, तो मैं भी इलाहाबाद से हूँ। बोला यार क्या बात है। और वो हम लोग इलाहाबाद में यार कहने का रिवाज है। तो मुझे जब मैं फिल्म कर रहा था सरकार, तो उसमें गाना आया गोविंदा गोविंदा। तो ये गाना तो राम गोपाल जी वर्मा तो वो साउथ इंडियन है, तो उन्होंने मुझे फिल्म की कहानी बताई कि आई वांट सम वेरी एथनिक साउंड ऑफ नॉर्थ, दिस दैट, सो दैट शुड बी लाइक दैट काइंड ऑफ सॉन्ग। और सरकार, हमारे यहाँ सरकार एक उपाधि है। सरकार सिर्फ वो भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की बात नहीं है। सरकार आइए सरकार बैठिए, तो एक सरकार एक उपाधि है। तो वो लार्जर देन लाइफ उपाधि थी। और बच्चन महानायक एक अलग किस्म का उनका गेटअप, सेटअप और कैरेक्टर था। तो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर के लिए गाना बनाना था, तो उसमें और टाइटल था सरकार। तो शहर शहर के हजारों सवाल जिनके ना कोई है जवाब, इस तरह से गाना था, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, इस तरीके से। तो जब हम लोग का उस फिल्म का एक प्रीव्यू रखा गया एम्पायर स्टूडियो में, जिसमें कास्ट एंड क्रू के सब लोग आए थे, जो मुख्य रूप से फिल्मों में काम करते हैं, एक्टर्स या मेन टेक्नीशियंस, उनको बुलाया जाता है। तो उसमें इंटरवल में चाय नाश्ते की व्यवस्था थी। तो रामू जी ने मुझे बच्चन साहब के सामने पेश कर दिया कि अमित जी, ही इज द मैन हु क्रिएटेड गोविंदा गोविंदा। अरे यार करके उन्होंने सीधा मेरी ओर हाथ बढ़ा दिया। अब मैं तो मतलब महाना, एक तो मैं तो मुझे हाथ उन्होंने बढ़ा दिया, तो हाथ मिलाना पड़ा। मैं तो पैर छूना चाह रहा था। तो उन्होंने एकदम पढ़ा, और यार क्या बात है, कहाँ से लाए आइडिया? मैंने कहा सर मैं इलाहाबाद से हूँ। तो उन्होंने आंखों से, मतलब अच्छा इलाहाबादी, ये उन्होंने आंखों से कहा, मुंह से नहीं कहा, अच्छा इलाहाबादी, अच्छा इस तरह का। तो वो एक साइलेंट कॉम्प्लीमेंट था जो और उनसे मुझे मिला और बड़ा अच्छा लगा। तो ये एक वो है। और इसके अलावा मैं उनसे 2-3 बार फिर सरकार, उसके बाद सरकार राज की वजह से 2-3 बार हम लोग का मिलना जुलना हुआ रामू जी के माध्यम से। तो इस तरीके से मेरी उनसे 3-4 बार मुलाकात हुई। और बचपन में जब वो इलाहाबाद में इलेक्शन लड़े थे, तब मैंने सड़क पे दौड़ते हुए उनको एक गाड़ी के ऊपर बैठा रखा था, उन्होंने माला वाला पहन रखी थी, तिलक लगा रखा था, और लोगों को नमस्कार करते हुए जा रहे थे। वो पहला उनको मैंने देखा था सामने से। और उसके बाद फिर मुझे क्या ही पता था कि करीब 20-25 साल के बाद ऐसा भी मौका आएगा कि उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। और मुझे 3 फिल्मों में काम करने का मौका मिला, सरकार, सरकार राज, और एक फिल्म थी कांधार। कांधार रिलीज नहीं हुई? कल रिलीज हुई। उसमें सोनू निगम जी ने मेरा गाना भी गाया। तो उसमें मोहनलाल जी, और वो बाइलिंगुअल फिल्म थी, मलयालम और हिंदी दोनों में बनी थी।
आइए हम सोच रहे हैं थोड़ी सी बातें आपसे जो है ना, ये वर्सोवा का एक जो दिल बना है पीछे, जी जी, उसके पास कर लिया जाए। चलिए। सिग्नेचर टाइप लग रहा है वर्सोवा का वो। जब इलाहाबाद के दो लोग मिलते हैं तो जाहिर सी बात है कि इलाहाबाद की बहुत ढेर सारी बातें होंगी। और अभी हम लोग जो है ना वर्सोवा में हैं। ये वो इलाका है जहाँ पे लोग जो है, यहाँ बहुत सारे ख्वाब जो है वो बनते भी हैं, बहुत सारे टूटते भी हैं। यहाँ बहुत सारे लोग ख्वाब देख कर पहुँचते हैं और बहुत सारे हसीन ख्वाब देख कर लोग आते हैं और बहुत कुछ यहाँ पे अचीव भी करते हैं। प्लेन हम तो उल्टा होना पड़ेगा, प्लेन इसमें आएगा तो प्लेन लैंड हो रहा है, ये प्लेन का रूट। ये यहाँ से जो है आप देखें, ये प्लेन यहाँ से निकल रहा है। और हम लोग जहाँ अभी खड़े हैं ये वर्सोवा, यहाँ अभी जाने वाले वर्सोवा का। हाँ। तो संदीप जी आइए, मैं पकड़ूँ, आइए। ये देखिए, ये जो है आई लव वर्सोवा जो है, यहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं और यहाँ कुछ बातें हम लोग यहाँ करेंगे। जी जी जी। तो अब तिग्मांशु जी से मेरी मुलाकात हुई, वो भी इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि जो है इरफान जो है काफ़ी इरिटेट हो चुके थे और उन्होंने एक दिन कहा कि अब मैं वापस चला जाऊँगा। जी जी जी, तो मैंने उनसे कहा कि अबे रुको, नेशनल दिलवा दें करेक्ट, तब जाओ। जी जी। फिर उसके बाद जो है ये टिशू भैया का अंदाज ऐसे ही, वो हाँ। खालिस इलाहाबादी आदमी है। तो तिग्मांशु जी से भी आपकी मुलाकात वगैरह कभी तिग्मांशु जी इलाहाबाद को मेरे लेकर एकदम कुछ नहीं, चर्चा? उनके साथ बहुत चर्चाएं हुई हैं और तिग्मांशु जी के साथ मैंने 7 फिल्में की हैं, जिसमें शागिर्द है, साहब बीबी गैंगस्टर 1 2 3 है, बुलेट राजा है, राग देश है, हाँ। और 1 2 फिल्म और है, इस वक्त याद नहीं आ रही है, पान सिंह तोमर है। हाँ। और टिशू भैया के चूँकि बहुत अजीज़ दोस्त थे इरफान भैया, तो उनको भी हम लोग इरफान जी को भी इरफान भैया ही कह के बुलाते थे। हम होली साथ में मनाते थे। टिशू भैया के ऑफिस में एक होली होती जिसमें वो बड़े धूमधाम से अपने दोस्तों को बुलाते हैं। और वो टिशू भैया खालिस इलाहाबादी हैं, हमारे सीनियर भी रहे यूनिवर्सिटी में। और अक्सर मुलाकात, अभी बीच में जब थोड़ा सा पेंडेमिक ख़त्म हुआ था, कम हुआ था, तो उनसे हमारी मुलाकात हुई और हम लोग साथ में 2-3 घंटा बैठ के खूब गप्पे मारे। और बातचीत कुछ भी हो, उनकी बातचीत में इलाहाबाद घूम फिर के आ ही जाता है। हाँ। और इतने सालों से वो मुंबई में, बट उनकी बातचीत लहजे में कभी भी जो साउंड जो है वो, हाँ वो अबे यार ये वो उनका वो आ ही जाता है और उसमें ही मज़ा आता है उनके साथ। तो वो, और हमारे लिए वो एक ट्रीट जैसा, टॉनिक जैसा है कि जब लगता है कि चलो कुछ है तो चलो टिशू भैया के ऑफिस में चलते हैं। तिग्मांशु धूलिया जी को हम लोग सब प्यार से टिशू भैया कहते हैं और थोड़ा गप्पे मारते हैं, चाय वाय 2-3 राउंड चाय हो जाती है, ये सब रहता है, बड़ा अच्छा रहता है आजकल। और यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ से मुश्किल से 200-300 मीटर दूर ही उनका ऑफिस है। आइए, वॉक द टॉक हम लोग समझ लिए कर रहे हैं, एनडीटीवी पर नहीं है। नहीं, आप भी मेरे दोस्त हैं, आप भी इलाहाबादी हैं और आपके साथ मेरा बड़ा एसोसिएशन रहा है। जब आप, मुझे याद है जब बनारस में आप रेडियो मिर्ची हिट करते थे, उस समय पे हम लोगों ने साथ में काफ़ी काम किया है और बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी लिए, लेकिन उससे ज़्यादा हमारी पर्सनल लेवल पर ज़्यादा बातचीत हुई है और एज अ फ्रेंड ज़्यादा हम लोग अब नज़दीक हैं एक दूसरे के। बहुत जल्द हम लोग किसी प्रोजेक्ट पे जो है काम करते नजर आएंगे, भगवान ने चाहा तो पक्का, तथास्तु। हम लोग साथ में काम भी करेंगे। बहुत दिनों से तमन्ना है हमारी एक दूसरे के साथ काम करने की। तो एक सीरियस टॉपिक को लेकर हमारी कुछ बातचीत चल रही है। आप लोग भी अपनी ब्लेसिंग दें कि वो प्रोजेक्ट हो और कामयाब हो। अभी हम लोग जहाँ पे हैं ये वर्सोवा है। जी। ये जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग हम लोग को दिखाई दे रही है। जी। तो इस इलाके से किस तरह से आपका कनेक्शन रहा है? मेरा ऑफिस भी यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर था। अभी मैंने वो ऑफिस छोड़ दिया रामनगर पार्ट 2 में, जहाँ से मैंने अपनी फिल्म बनाई थी। और यहाँ लगभग हर बिल्डिंग में कोई ना कोई मेरा जानने वाला दोस्त या कोई रहता है। जैसे इस बिल्डिंग में रणदीप हुड्डा रहते हैं, उसके आगे वाली जो बिल्डिंग में पहले कुमार सानू जी रहते थे, अब उन्होंने वो बिल्डिंग छोड़ दी है। वहाँ एक मिस्टर सुभाष सहगल रहते हैं, डायरेक्टर हैं, उनके साथ मैंने फिल्म की है। तो उसके अगली 2-3 बिल्डिंग आगे जाएंगे तो वहाँ पर डब्बू मलिक, अमाल मलिक और अरमान मलिक रहते हैं। यहाँ पर लगभग हर बिल्डिंग में ही, उसके थोड़ा आगे जाएंगे तो ललित सेन जी रहते हैं, दिलीप सेन, समीर सेन जी के छोटे भाई ललित सेन जी। तो इस तरीके से यहाँ इस लगभग हर बिल्डिंग में कोई ना कोई, किसी बिल्डिंग में कई फिल्मी हस्तियाँ रहती हैं। ये जो सारी बिल्डिंग हम लोग को दिखाई दे रही हैं, जी। ये सारी फिल्म स्टार्स से जुड़ी हुई बिल्डिंगें हैं। कोई ना कोई यहाँ पे फिल्मी, हाँ, कोई या तो म्यूजिक डायरेक्टर है या कोई राइटर है, कोई डायरेक्टर है, कोई एक्टर है, सब इस तरह के लोग ही रहते हैं। और संदीप नाथ जी ने बहुत सारे गाने ऐसे लिख दिए हैं कि जिन गानों के बिना कभी कभी हिंदुस्तान के बहुत सारे शोज़ अधूरे होते हैं। जब भी अगर फैशन की बात अगर होती हो, फैशन शोज़ अगर होते हैं और संदीप नाथ जी का लिखा हुआ गाना अगर ना प्ले किया जाए तो ऐसा लगता है ये फैशन शो अधूरा है। कुछ आप बताएं इस गाने तक के सफ़र के बारे में बताएं, इस गाने तक पहुँचे कैसे आप? तो इसके जो डायरेक्टर हैं मिस्टर मधुर भंडारकर,
तो उनके साथ मैं पहले पेस्ट्री और कॉर्पोरेट पे काम कर चुका था। बट फैशन करते वक्त और उसके जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं मिस्टर सलीम सुलेमान, उनके साथ मेरी पहली एसोसिएशन थी। तो फैशन पर कोई गाना मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने कभी सुना हो सकता है कोई पुराना गाना बना हो, क्योंकि हमारे जो पुराने लोग हैं मास्टर्स, उन्होंने कोई टॉपिक छोड़ा नहीं है, लेकिन इन जनरल नज़रों के सामने या कान में कभी गाना ऐसा पड़ा नहीं था। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि फैशन में मैं लिखूंगा क्या, फैशन 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 कपड़े जलवे या ग्लैमर क्या लिखूं, कुछ नज़ीर नहीं थी मेरे सामने, उदाहरण नहीं था। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो गाने हैं वो धुन पे लिखे जाते हैं, आपको जैसा पता होगा ज़्यादातर। तो मुझे ये पहले से पता था कि इसकी एक धुन बनेगी जिसको सलीम सुलेमान जी बना रहे हैं और उस पर लिखना है। तो जब ये गाना मेरे सामने आया, मधुर जी ने मुझे अपॉइंट किया इस गाने के लिए, तो हम गए और उनसे मिले, तो उन्होंने धुन सुनाई। अब उसमें एक जगह आती है रा 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 रा, ये क्रॉस है गाने का। यहाँ पर अच्छा इस तरीके से मुझे गाना मिला था, रा 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 ता रा 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 ता रा 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 ता रा 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 रा। अब इसमें आपको बोल फिट करना है तो सिचुएशन को भी केटर करते हो और जो कैरेक्टर्स हैं उनकी भी बातें उसके अंदर आ जाए वगैरह वगैरह। तो वो जगह थोड़ी सी निराली सी थी और मुझे ये पता चल चुका था कि ये गाना सुखविंदर सिंह जी गाने वाले हैं, जिनका मैं डाई हार्ट फैन। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, एक चैलेंज भी था, और सबसे बड़ी बात ये गाना सिर्फ 2.5 घंटे में लिखा गया है। अच्छा जी, अरे वाह। क्योंकि अगले दिन सुखविंदर सिंह जी को नॉर्थ अमेरिका के टूर पे जाना था, तो मेरे पास वक्त कम था और उस दिन फाइनल रिकॉर्डिंग होनी थी। तो फिर सोचना शुरू किया और हो गया गाना। तो वो जो जगह आई, टारारा, आग सी रवानियां लेती है अंगड़ाइयां, ये जला दे दिलों में चिंगारियां, ये जलवा। तो ये जो जगह है आग सी रवानियां, तो आप देखेंगे कि जब कभी हम लोग आग जलाते हैं, फायर जलाते हैं, तो वो ऐसे ऐसे लहरा के हाँ। और जो लड़कियां क्रैम्प वॉक करती हैं मॉडल्स, तो वो भी लहरा के चलती है, कैट वॉक कहते हैं उसको, वॉक नहीं कहते। हाँ। तो यहाँ पर मैंने इस चीज़ का इसमें एक अलंकार यानी पोएटिक वैल्यू आ जाए, एक मेटाफर मारा। आग जैसी जो रवानियां हैं लेती जब अंगड़ाइयां, जब ये रैम के आखिर में आती तो एक पोस्चर बनाती है, और ये जला दे दिलों में देखने वाले आँख फाड़ के देखते रहे। क्या बात। तो इस गाने के अंदर भी मैंने एक कोशिश की, और सबसे बड़ी बात है कि इसकी जादुई आवाज़ जो हमारे सुक्की साहब ने दी, और उसके बाद जनता का जो प्यार मिला। आज भी हर मतलब कोई भी इवेंट, फैशन इवेंट होता है तो वहाँ इसको जरूर बजाया जाता है, और मुझे बहुत सारे इवेंट्स में इस चक्कर में जज बनने का मौका क्योंकि मुझे ये गाना लिखने का मौका मिला। नो डाउट इस गाने के बिना तो कोई भी फैशन शो मेरे ख्याल से आज भी अधूरा है। जी जी जी, नॉट ओनली इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड में। हाँ, कहीं भी अगर होता है तो। सारे जो राइटर होते हैं जो गाने ख़ास तौर से लिखते हैं, उनकी बड़ी तमन्ना होती है, आरजू होती है कि मेरा गाना लता दी गाएं। फिर आपने जो है पेस्ट्री का वो गाना जो आपको पहले मिल चुका था, लता दी के साथ में कैसा रहा, इस गाने तक जो आप पहुँचे, मधुर भंडारकर के मेरे ख्याल एकदम ख़ास वो बन गए होंगे। हाँ, उस गाने के बाद से बिल्कुल बहुत, वैसे भी वो बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन मैं बहुत उनका प्रिय हो गया था। ये तो एक ऐसा मेरे मतलब भगवान का आशीर्वाद है हमारे लिए कि ये सन 2004 की बात है। आज हम 2021 खत्म हो रहा है, परसों नया साल लग जाएगा, तो इतने साल पुराने आप फ्लैशबैक में ले गए। अरे लेकिन ये यादें हमेशा ताज़ा होती रहनी चाहिए। ये बात सही है कि मेरे मन में सपना था कि कभी मेरा कोई गाना लता दीदी गा दें, और उस वक्त लता दीदी की आयु लगभग 75 वर्ष के आसपास थी। तो उन्होंने गाना बहुत कम कर दिया था। तो जब वो गाना फॉर्म हुआ, उसके म्यूजिक डायरेक्टर भी नए थे उस वक्त, शमीर टंडन जी मेरे दोस्त। जब ये गाना फॉर्म हुआ तो सबने एक स्वर में कहा कि ये गाना दीदी से गवाना चाहिए। हम लोग लता जी को दीदी कहते हैं, सब इंडस्ट्री में प्यार से लता दी कहते हैं या दीदी कहते हैं, लेकिन लता जी तो गाना नहीं गाती जल्दी से। तो फिर उनको संपर्क किया गया, तो लता दी के यहाँ से एक संदेशा आया कि भाई देखो, आजकल म्यूज़िक बहुत अच्छा बनता है लेकिन बोल अच्छे नहीं होते, अगर बोल अच्छे होंगे तभी मैं गाना गाऊंगी। तो अब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई कि यार ऐसा लिख दो भाई कि जो दीदी अप्रूव कर दें। मैं बड़ा टेंशन में आ गया, और फिल्म की जब कहानी थोड़ी अलग सी हो, सीधा लड़का लड़की का प्रेम वाली कहानी नहीं, उसमें 3 लड़की है, उनकी कहानी तो बड़ी थोड़ी उनकी अजीब सी कहानी है उसमें। और उसका ये थीम सॉन्ग था पिक्चर में, टाइटल सॉन्ग भी नहीं था। तो उसमें घूम फिर के जो बात आ रही थी, रिश्तों को लेकर बात आ रही थी। तो
कि कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, दो पल मिलते हैं साथ साथ चलते हैं, जब मोड़ आए तो बच के निकलते हैं। हाँ। तो ये एक मेरे दिमाग में थॉट का खाका आया, और मैं और शमी टंडन बार बार पूरे बॉम्बे की सड़कों पर रात में टहलते रहते थे, गाना बना, प्रेशर में थे, दीदी के लिए गाना बनाना है। तो ऐसे हम लोग साथ में घूम रहे थे, और करते करते ये एक दिमाग में ये थॉट आया, और वहीं पर मैंने उनको ये लाइनें बताई, और वहीं पर गाड़ी धीरे धीरे चलाते खाली सड़कों पे, और वो जो है फिर शमीर ने उसको एक कंपोज किया वहीं पर, और इस तरीके से। और उस दिनों हम लोग पास में एक छोटा टेप रिकॉर्डर रखते थे, अच्छा, उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। फिर इस तरीके से वो गाना बढ़ने लगा। फिर जब दीदी के पास वो गाना पहुंचा, तो दीदी ने 4-5 दिन के बाद हमें वहाँ से सिग्नल मिला कि दीदी को गाना पसंद आया। लेकिन वो 4-5 दिन तक हम लोग को ना खा पा रहे थे, ना सो पा रहे थे, कि मतलब क्या होगा, कहीं गाना खारिज ना हो जाए। लेकिन जब 4-5 दिन बाद ये आ गया कि दीदी गाना गा रही है, तो हमारी जान में जान आई। फिर दीदी ने थोड़ा समय लिया, उनका उस वक्त स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, तो उन्होंने कहा मैं अब वो गाऊंगी। और जिस दिन दीदी गाने आई, तो वो तो हम लोग उनको सरस्वती का अवतार कहते हैं, और हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद था। अच्छा, उसके पहले दीदी ने अपने घर बुलाया मुझको और शमी टंडन को और मधुर जी को, हमने उनके साथ चाय पी, और बहुत अच्छी तरीके से बातें, लता मंगेशकर जैसी लीजेंड के साथ बैठ के, जो उस वक्त भारत रत्न भी हैं, उनके साथ एक कमरे में बैठ के आप चाय पी रहे हैं, और मुझ जैसा यंग आदमी, तो मेरे लिए, और एक गाँव से आया हुआ, मतलब यूपी के एक छोटे शहर से आया हुआ लड़का, तो मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी बात थी। तो आज आप मुझे फ्लैशबैक में ले गया, वो सारे दृश्य मेरे सामने फिर से जो है आ रहे हैं, और लता दीदी के घर जाना पेटर रोड पे, और उनके साथ बातचीत करना, और फिर जिस दिन दीदी गाने आई, वो एक अलग माहौल था। और दीदी कभी गाना गा के सुनती नहीं है दोबारा। अच्छा। हाँ, ये मैंने ये देखा। तो वो गा के उनको पता है कि उन्होंने क्या गाया है। उन्होंने गाना खत्म किया और सीधा चली गई। मतलब उनको, उनके मैनेजर को ढूंढ रहे हैं लोग को पैसे चेक वेक देने के लिए, तब तक तो दीदी गाड़ी चली गई। तो बाद में वो जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करनी पड़ी। तो ये एक आर्टिस्ट का कॉन्फिडेंस है, और उनका, मैंने पहली बार एक आर्टिस्ट देखा कि जो जिसको अपने काम पर कितनी तैयारी है उनकी, मतलब ये सीखने के लिए भी एक बात थी। वो रिकॉर्डिंग अपने आप में एक ऐसा अनुभव है हमारे लिए, कि जैसे साक्षात एक ईश्वरीय घटना के साक्षी बने हम। तो मैंने आपसे सोचा था कि जब मैं आपसे मुलाकात करूंगा तो चंद गानों की बातें करूंगा, जो वो गाने जो गाने पूरा देश गुनगुना लिया, गा लिया। ये भट्ट साहब के कैंप में आपकी एंट्री, और ये गाना, तो भट्ट साहब से किस तरह से मुलाकात और किस तरह से इस गाने तक पहुँचे, फिर इस गाने को फाइनली अंकित तिवारी जी ने अपनी आवाज़ दिया, इस सफ़र के बारे में कुछ बताएं। क्या हुआ कि 2010 में एक बार मुझे शमी टंडन ने कहा कि आपको एक लड़का फ़ोन करेगा जो कुछ म्यूज़िक प्रोग्रामिंग करता है, प्रोडक्शन करता है। तो वो लड़का अंकित तिवारी था, उसने मुझे फ़ोन किया। फ़ोन पे उनके लहजे से मुझे लगा कि ये लड़का कानपुर का है, क्योंकि कानपुर में मेरा जन्म है, और मेरी ननिहाल कानपुर की। तो इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, बनारस, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, ये मेरे जीवन के, और उसके बाद दिल्ली, और अब मुंबई, और एक कोलकाता, ये शहर मेरे जीवन के साथ बहुत गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं। तो मैंने उससे पूछा, तुम कानपुर के हो क्या? बोला, आपको कैसे पता चला? अरे यार, तुम्हारे लहजे से समझ गया। और फिर उसके घर हम चाय पे गए, और फिर हम लोग मिले, फिर हमारी दोस्ती हो गई, और हम बीच बीच में कुछ कुछ गाने वो कंपोज करता था मैं, कि दादा लिख दिया करो, मुझे प्यार से दादा कहता है। तो फिर एक दिन एक धुन आई, तो उसने कहा कि दादा इस पर कुछ मैं मौला टाइप का गाना बनाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा देखो, मौला बहुत एक सीरियस चीज़ है, लोग क्या करते हैं, कुछ भी बना के पीछे मौला मौला कर देते हैं, तो गाने को समझते नहीं है। तो हम थोड़ा मतलब फिलोसफिकल अंदाज में कुछ करते हैं, और फिर वो गाने का जन्म हुआ। मुझको इरादे दे, कसमें देवा दे दे, मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे, अपने करम की कर अदाएं कर दे, इधर भी तू निगाहें सुन रहा है ना तो तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रहा हूँ मैं। तो फिर वो ये धुन सुनाई, तो ये लिखा, और ये कुछ दिनों तक गाना हमारे पास रखा हुआ था। अच्छा। फिर हमने साथ में, मैंने और अंकित ने एक फिल्म की, साहब बीबी गैंगस्टर, उसकी पार्टी के में एक दोस्त मिले लखनऊ के, और उन्होंने महेश भट्ट जी का नंबर
अंकित को दिया और उनके भाई अंकुर को दिया, और हम तीनों साथ थे कि आपको लगता है कि आप लोग उनसे मिलना चाहिए, आप लोग जिस तरह का काम कर रहे हो। फिर भट्ट साहब से बात हुई, भट्ट साहब ने कहा मैं अभी तो कोई फिल्म नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मोहित एक फिल्म बना रहे हैं हमारी कंपनी के लिए, तो आपको मैं मोहित का नंबर देता हूँ। तो मोहित उस वक्त आशिकी 2 बना रहे थे, और आशिकी 1 के मैं तो खुद बहुत बड़ा फैन रहा हूँ उसका। हर गाना मैंने कॉलेज फेस्ट में गाया है, खासकर सांसों की जरूरत है जैसे, ये मेरे बहुत ही दिल के करीब गाने हैं। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हो गए, और फिर जब मोहित जी से मुलाकात हुई तो मोहित जी ने एक दिन अपने ऑफिस में बुलाया, उनको हमने कुछ गाने सुनाए, उन्होंने हमारे 2-3 गाने पसंद कर लिए। तब आशिकी 2 की शूटिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी थी, और बट उसमें एक गाना था की जगह थी जिसके लिए कुछ गाने और कंपोजर्स ने बनाए थे, बट कहीं ना कहीं वो उनकी पूरी टीम सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। तो उसकी एक राइटर है शगुफ्ता रफीक जी, तो वो और मोहित जी एक दिन हमारे गाने सुन रहे थे, तो शगुफ्ता जी बोली कि ये गाना तो इस फिल्म में होना चाहिए, जबकि मोहित उसको किसी अगली फिल्म में लेना चाह रहे थे, लेकिन जो डेस्टिनी होती है। और फिर अगले दिन फ़ोन आया कि यार जल्दी से आप लोग आइए, और वो गाना जो है इस फिल्म में जाएगा, इस गाने को कंप्लीट कर दीजिए। इसके अंतरे मंजिलें रुसवा हैं, ये सब बाद में लिखा गया मोहित जी के ब्रिज पे। अच्छा मुखड़ा बना हुआ था, और इस तरह से मेरे ख्याल से फिल्म के रिलीज होने के 1-1.5 महीने पहले ये गाना फाइनल होकर शूट हुआ, और उसके बाद रेस्ट इज द हिस्ट्री। अच्छा, गाना जब बन रहा था लोग कहते हैं तुम लोगों ने बड़ी शायरी कर दी है इसमें, तो आजकल की यूथ इतना इसको शायद इतनी शायरी ना लें, थोड़ा आसान कर दो। मैंने कहा यार ये गाना ऐसे ही फॉर्म हुआ है, लेकिन मोहित जी और भट्ट साहब और मतलब मुकेश जी भी, ये लोग और शगुफ्ता जी, ये लोग बड़े कॉन्फिडेंट थे कि ये गाना ऐसा ही होना चाहिए। और आज की जो यूथ है सबसे मुझे मज़ा आया कि मुझे जब भी कहीं कोई मिलते हैं यंग बच्चे, वो लोग पूरा गाना मुझे सुना देते हैं, उनको याद है, और लगभग वो मतलब भी समझ लेते हैं गाने का, कि हो सकता है 1-8 वर्ड के मतलब उन्हें ना पता हो, लेकिन ओवरऑल वो पूरा गाना समझ के मुझे उनकी फील से समझ में आता है। और इसको इतना प्यार मिला लोगों का, मतलब हमारी पहचान एक प्रकार से बन गई है गाना। तो ये इस गाने के साथ रहा। वैसे तो इस पर बहुत सारी बातें की जा सकती है, लेकिन ओवरऑल जो बातें हैं वो इस तरीके से हैं, गाने बनते नहीं, मतलब बनाए नहीं सकते, बन जाते हैं। ये एक संयोग होता है, कोई भी एक अच्छा पीस ऑफ आर्ट जो है वो संयोग से बन जाता है। तो अभी 2021 को हम लोग टाटा बाय बाय कह ही रहे हैं जी सर। तो 2022 में ऐसा क्या है जो हम आपसे सुनेंगे या देखेंगे? मैं कुछ बहुत अच्छे बेहतरीन गीत लिख रहा हूँ, प्लस एज ए कंपोज़र भी मैंने कुछ फिल्में और कुछ इंडिपेंडेंट म्यूज़िक भी किया है। जैसे मेरे गाने आए हैं रंगरेज, इश्क निराला और मेरे टुकड़े। अभी मैं एक गाना लेके आ रहा हूँ, सबसे पहले आप ही के चैनल पे बता रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसका नाम होगा भारत माता की जय। जब भारत माता की जय, हाँ, एक देशभक्ति गाना है, और इसको मैं समझता हूँ कि हम लोग बहुत जल्दी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है, 75वां वर्ष है, तो इसी साल बहुत जल्द वो गाना रिलीज़ होगा। तो उसका ऑडियो लगभग कंप्लीट हो गया, अब वीडियो पे हम लोग काम करेंगे और बहुत जल्द आपको सुनेगा। और इसके अलावा भी कई गाने और लाइंड अप हैं, प्लस मैं कुछ फिल्मों की स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, और इस तरह से कुछ चीज़ें मिला जुला के चल रही हैं। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आजकल आप रियाज़ भी काफ़ी कर रहे हैं, आपकी आवाज़ में काफ़ी मुझे बेस और बहुत भारीपन महसूस कर रहा हूँ। आवाज़ थोड़ी सी आपकी और खुली हुई है, मतलब 2-3 साल पिछले अगर मैं जाता हूँ, मेरे जो कानों में आपकी आवाज़ जो मैंने रिकॉर्ड कर रखी है, अब मैं जो देख रहा हूँ आपकी आवाज़ में एक जो गायकी का जो वो है ना, एक वज़न मुझे महसूस हो रहा है। उसके लिए आप सभी जिम्मेदार हैं। आप सब लोग ही मुझे प्रोत्साहित करते रहते थे कि आप अच्छा गाते हैं, आप थोड़ा सा और ट्राई करिए। तो मैं आप लोग के कहने पे ही चल रहा हूँ और कोशिश करता रहता हूँ। बाकी तो माँ सरस्वती की कृपा अगर होगी तो अच्छा गा पाऊँगा और लोगों को पसंद आएगा। चलिए संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आपके माध्यम से अपने सभी देखने वालों को नववर्ष की शुभकामनाएं अग्रिम देता हूं। 2022 सबके लिए शुभ हो, और ये जो भी ओमिक्रॉन और कोविड वगैरह चल रहा है, इससे हम लोग को निजात मिले और एक पहले जैसी नॉर्मलसी आए, और देश में सुख रहे, शांति रहे, और सब लोग जो है बहुत एंजॉय कर सकें, हम लोग को एंटरटेन कर सकें, अच्छे गाने दे सकें, अच्छी फिल्में, अच्छी OTT दे सकें। बस यही मंगल कामना करते हैं सबके लिए। सॉरी कि हमने सिर्फ आपके 3 गानों के बारे में बातें की, गाने आपने सैकड़ों। ठीक है, उससे कोई नहीं, वो तो लोगों का प्यार मिलता रहता, आशीर्वाद है। वही हमने कहा कि गाने हमने ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगी बातें। जी जी जी। तो हमने कहा सिर्फ 3 की बातें करते हैं, अगली मुलाकात में 3 और गाने। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। ठीक है, थैंक यू संदीप भाई। देखते रहिए दियामान शो, और अगर दिल करे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अच्छा चीज़ सुनना और देखना पसंद है तो मिलते हैं बहुत जल्द। टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।